हे गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपका सीडीएस एग्ज़ाम होने वाला है सितंबर में, इसमें लगभग अब मोर और लेस 30 दिन बाकी हैं। तो इस 30 दिन में आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए और किस तरह से आपको इस 30 दिन में अपने शेड्यूल को प्लान करना चाहिए ताकि आप अपने एग्ज़ाम में एक्सेल कर सकें। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे डिटेल में। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर साइंस सब्जेक्ट की बात करें तो हमारा जो फिज़िक्स आता है, फिज़िक्स में हमारे जो कुछ जो बहुत ज़्यादा रिपीटिव और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे। ये तो टॉपिक्स वो हैं जो आप लोगों को करके ही जाने चाहिए अपने सीडीएस एग्ज़ाम के अंदर। तो बेसिकली इसमें क्या-क्या है, सबसे पहला जो आपका ऑप्टिक्स चैप्टर है उसके अंदर जो आपका रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन में आपका क्वेश्चन आता है कई सारे। जैसे कि लेक की जो डेप्थ होती है वो हमें कम क्यों दिखाई देती है, उसके बाद जो हमारा एडवांस सनराइज़ और डिले सनसेट होता है वो किस वजह से होता है। तो ये सारे जो हमारे रिफ्रैक्शन की एप्लीकेशंस हैं, उसपे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी के द्वारा। साथ ही साथ जो हमारा टीआईआर है, जो बेसिकली जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसकी एप्लीकेशंस की कहाँ का यूज़ होता है, जैसे ऑप्टिकल फाइबर हो गया, यहाँ पे यूज़ होता है। और उसके बाद जो ब्रिलियंस ऑफ डायमंड है, उसके अंदर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो मिरर है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर साल मिरर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो 1-2 देखने को मिलते ही हैं आपको, जिसमें आपका कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर वो, और साथ ही साथ जो उनकी कंडीशंस हैं इमेज फॉर्म करने की, कि अगर कोई लाइट इन्फिनिटी पे आ रही है तो उसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, ठीक है? डिमिनिश्ड कब होगी, वर्चुअली इरेक्ट कब होगी, वो सारी चीज़ें। साथ ही साथ जो लेंस है, वो लेंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो आई है, आई वाले सेक्शन में आपको जो दो चीज़ें होती हैं, जो दो तरह के डिफेक्ट्स होते हैं, मायोपिया और हाइपर मायोपिया। और इन्हें आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, इनके बारे में पढ़ लेना अच्छे से कि हाइपर मायोपिया होता क्यों है, इसकी वजह से क्या होता है, मतलब ये आई बॉल का साइज़ छोटा हो जाता है इस वजह से होता है, या फिर बड़ा हो जाता है इस वजह से होता है। साथ ही साथ हम किस तरह का लेंस यूज़ करते हैं इस चीज़ को ट्रीट करने में, कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं, फिर कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, ठीक है? और साथ ही साथ क्या, कि जो आपका मायोपिया है या फिर हाइपर मायोपिया है, इसमें जो हमारी इमेज होती है वो बेसिकली कहाँ पे फॉर्म होती है, रेटिना से पहले फॉर्म होती है या फिर रेटिना के बाद फॉर्म होती है, वो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल के अंदर कवर करनी होगी इस चीज़ में। उसके बाद जो दोस्तों, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, ये वाला जो सेक्शन है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर साल इसके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ये कर लेना। उसके बाद साउंड चैप्टर में दोस्तों सबसे पहले तो आप वो वाला फॉर्म वो न्यूमेरिकल कर लेना, जिसमें अक्सर वो पूछते हैं कि एक बंदा माउंटेन के पास खड़ा होकर चिल्ला रहा है, तो उसके बाद इतने सेकंड के बाद उसकी आवाज़ आई तो वहाँ का डिस्टेंस बताओ। तो वो वाला जो न्यूमेरिकल है बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, उस वाले फॉर्मूले से ही सॉल्व हो जाता है। तो आप इस पे एक दो बार से प्रैक्टिस करके देख लेना। उसके बाद दोस्तों, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जिसमें गामा रेज, एक्स रेज, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, ये सारी टाइप की वेव्स होते हैं, इंफ्रारेड वेव्स होती है। ये सारी वेव्स आपको याद करनी है, अच्छे से पढ़नी है, और इनकी जो एप्लीकेशंस है वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है? साथ ही साथ क्या है हमारा दोस्तों, जो हाँ, ये एम्पलीट्यूड के रिलेशंस हैं, एम्पलीट्यूड हो गया, वेवलेंथ हो गया, और पिच हो गया, इनके क्या आपस में रिलेशंस हैं, उसे आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है? साउंड चैप्टर के अंदर। उसके बाद ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में आपको ये 2 चीज़ें हमेशा याद रखनी है। एक तो ये फ़ॉर्मूला ग्रेविटेशन का, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का, जो हमारा होता है G m1 m2 अपन r स्क्वायर। इसमें हमेशा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर फोर्स बढ़ गया तो अगर हमारा रेडियस कम हो गया तो फोर्स बढ़ेगा या घटेगा, वो सारी चीज़ें। उसके बाद जो हमारा ये है, ये ग्रेविटी के लिए होता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए होता है। ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि अगर आप ये मतलब अर्थ के कंटेक्स्ट में पूछता है कि अगर आप अर्थ के नीचे चले गए तो आपका रेडियस कम हो गया तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, या फिर ऊपर चले गए, तो उस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछता है। तो ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? उसके बाद जो आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में आपको जो रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल है, आप लोगों को भी पता होगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कि अगर पैरेलल में जोड़ दिया दो रेजिस्टेंस को, और या फिर सीरीज में जोड़ दिया, तो उनके बेसिस पे आपको सॉल्व करना आना चाहिए उन रेजिस्टेंस को। उसके बाद जो आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, जो आपका रो एल अपॉन ए करके जो फॉर्मूला है, उसे इसे इससे रिलेटेड भी आपको कई सारे क्वेश्चंस पूछने को मिलते हैं यूपीएससी के द्वारा, कि आपका अगर लेंथ बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा, ठीक है? अगर एरिया कम कर दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, वो वाली चीजें। तो उनके उनके बारे में रिलेशन, तो ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है दोस्तों? उसके बाद जो हमारा रेजिस्टिविटी है, इसके बारे में भी पढ़ लेना कि रेजिस्टिविटी की क्या-क्या कंडीशन होती है, ठीक है? कि सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी किसकी होती है, सबसे कम रेजिस्टिविटी कौन से मटेरियल की होती है, वो वाली चीज़ें आप पढ़ सकते हो। उसके बाद जो हमारा मैग्नेटिज़्म वाला चैप्टर है, मैग्नेटिज़्म वाले चैप्टर में आपको ये जो 3 रूल हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल और थंब रूल, ये वाले रूल आपको पता होने चाहिए, कब-कब, किस-किस कंडीशन में लगते हैं, और हम इससे क्या-क्या निकालते हैं, ठीक है? और ये किसके द्वारा दिया गया था, फ्लेमिंग्स के द्वारा दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद जो बार मैग्नेट है, इसके बारे में पढ़ लेना कि जो बार मैग्नेट होते हैं उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से निकलती है, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में घुसती हैं और पैरेलल होती हैं,
कभी भी मिलती नहीं है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है फिजिक्स के कंटेक्स्ट में, ठीक है। इसके इसके बाद इसके बाद दोस्तों जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री एक बहुत ज़्यादा थोड़ा वास्ट चैप्टर हो जाता है। इसके रिटर्न्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो दोस्तों अगर अगर आप देखो जो इसमें तो अगर आप देखो इसमें जो मैटर इन सराउंडिंग चैप्टर है उसमें आपको जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जैसे सब्लिमेशन हो गया, वेपराइजेशन हो गया, लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट हो गया कि अगर छत पे पानी फेंक दिया तो छत ठंडी हो जाती है, वो वाली चीज़। और उसके बाद जो आपका वो एसीटोन आपने अगर हाथ में रख लिया तो आपको एक कूलिंग इफेक्ट फील होता है, वो वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो वो चीज़ आपको ढंग से पढ़ लेनी है। उसके बाद जितने भी एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम्पल हैं इस वाले चैप्टर के अंदर वो आपको ढंग से पढ़ लेना है, क्योंकि यूपीएससी एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम्पल से ही काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। साथ ही साथ ये जो सॉलिड CO2 है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये जो दो तरह के और मैटर ऐड हुए हैं हमारे उसमें। पहले जो 3 तरह के मैटर थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसके अलावा ये 2 तरह के मैटर और हो गए हैं, जैसे प्लाज्मा हो गया, बोस आइंस्टीन हो गया, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसका जो अगला चैप्टर है इस मैटर अराउंड अस प्योर, इसमें जो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है, टिंचर ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कोलाइडल सॉल्यूशन की आपकी एनसीईआरटी के अंदर टेबल दी होगी, वो आपको कर लेनी है अच्छी तरह से कि एरोसोल क्या होता है, जेल कब बनता है, ये सारी चीज़ें। और जो आपका एक न्यूमेरिकल आता है इसके अंदर मास बाय मास परसेंटेज निकालने का, इसमें मास अपॉन सॉल्यूट अपॉन मास अपॉन सॉल्यूशन इनटू 100 कर देना है, सिंपल सा न्यूमेरिकल होता है, ये आपको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो ये होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस के सॉल्यूशंस हैं ये वाले कर लेना अच्छे से कि इसके क्या-क्या एग्जांपल होते हैं और क्या-क्या होता है। और साथ ही साथ इसमें एक टिंडल इफेक्ट का वो कांसेप्ट आ जाता है होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस में, वो आपको ढंग से कर लेना है कि टिंडल इफेक्ट कब होता है कब नहीं होता। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके हर बार हर क्वेश्चन में हर एग्जाम में सवाल आता है। उसके बाद सेपरेशन मेथड जो है हमारे इस चैप्टर के अंदर, जो जैसे कि हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया, सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये आपको अच्छे से कर लेनी है, एनसीईआरटी के अंदर से करनी है और आपको और कहीं से नहीं करनी, क्योंकि एनसीईआरटी के स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे, ठीक है। 9th और 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है वहाँ से। उसके बाद जो आपका अगला चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल का, उसके अंदर आपको क्या करना है, उसके अंदर आपको क्या करना है कि जो अपना जो एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड कब बनता है ये वाली चीज़ देख लेनी है कि जैसे जो मेटालिक मेटल होगा वो अगर उसमें एसिडिक मेटल होगा वो सॉल्यूशन के अंदर क्या बनाता है, बेसिक बेसिक ऑक्साइड बनाता है, और जो नॉन मेटल होता है वो एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। एम्फोटेरिक सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, ठीक है, जो एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड दोनों बनाते हैं, ठीक है, वो वाली चीज़ें। उसके बाद आपको लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के बारे में पढ़ लेना, जैसे कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इसे हम नाइफ से भी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और वो मेटल जो हाथ पे रखने पे भी गल जाते हैं, वो वाली चीज़ें, वो जो स्पेशल मेटल्स होते हैं इस टाइप के, इन पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। उसके बाद जो आपका रिएक्टिविटी सीरीज है, इसमें हमेशा क्वेश्चन कुछ ना कुछ आ जाता है कि अगर ये वाली रिएक्शन हो रही है तो इसमें क्या जिंक इस मेटल को रिप्लेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो उस टाइप की चीज़ें, तो उसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज का ध्यान होना चाहिए, ठीक है, वो आपको अच्छे से करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जर्मन सिल्वर के बारे में पता होना चाहिए कि जर्मन सिल्वर किन-किन अलॉय से मिलकर बना होता है, ठीक है। उसके बाद अमेलगम क्या होता है, जैसे इसमें अमेलगम में क्या होता है कि जो मरकरी होता है वो वन ऑफ द अलॉयज होता है, तो उस सॉल्यूशन को हम अमेलगम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे ये अलॉयज हैं स्पेशल ब्रोंज हो गया, ब्रास हो गया, सोल्जर हो गया, ये किस-किस अलॉय से मिल के बने हैं, इसमें आदमी कई बार कन्फ्यूज़ होता है कि कॉपर और जिंक किस में है, कॉपर और टिन किस में है, ठीक है। तो वो वाली चीज़ें आपको ढंग से ध्यान देनी है इस चीज़ के अंदर। उसके बाद जो कोरोजन है, रस्टिंग ऑफ आयरन, वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं कि कॉपर को अगर आप रखो तो इसमें ग्रीन कलर की कोटिंग की हो जाती है, ठीक है। सिल्वर आर्टिकल को कई टाइम तक रखो तो इसमें ब्लैक कलर की कोटिंग की हो जाती है, तो उसमें जैसे सल्फर के रिएक्शन की वजह से हो जाती है। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं एप्लीकेशन बेस्ड, इस चीज़ पे आपको अच्छे से ध्यान देना है, बिल्कुल डिटेल के अंदर पढ़ना है आपको, और एनसीईआरटी से ही पढ़ना है और कहीं से नहीं पढ़ना, ठीक है। फिर जो अगला चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो हमारा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली आपको ये जो कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं इन पे सबसे पहले ध्यान देना है, जिसमें आपका क्या आ जाता है, फ्लोरीन आ जाता है, एक डायमंड आ जाता है और एक ग्रेफाइट आ जाता है, ये तीनों आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद इथेनोइक एसिड आपको याद कर लेना है कि सैपोनिफिकेशन रिएक्शन किसके अंदर होता है, ठीक है। वो वाली चीज़ें ईस्टर बनने को काम आता है इथेनोइक एसिड, वो वाली चीज़ें, ठीक है। इथेनॉल हो गया, इथेनॉल में क्या कि ये मतलब ज़हरीला होता है या नहीं होता, ठीक है। 100% इथेनॉल के क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। उसके बाद मिथेनॉल क्या होता है, और जो हम अलग से वो डाल देते हैं इसके अंदर आर्टिफिशियल कलर डाल देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये ज़हरीली चीज़ है, इसका सेवन ना हो इंडस्ट्रीज़ के अंदर, वो वाली चीज़ें, इस टाइप की चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड है वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन से हमारे लिए हेल्दी हैं और कौन से अनहेल्दी हैं और क्यों हैं, ठीक है। उसका जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके जो कैटलिस्ट हैं उस पे आपको ढंग से ध्यान देना है कि इसमें कौन से कैटलिस्ट यूज़ हो रहे हैं। उसका जो एसिड बेसिस और सॉल्ट चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है,
इसके मतलब क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या करना है कि लिटमस जो पेपर है आपका, उसके बारे में पढ़ लेना है कि लिटमस पेपर बेसिकली किस प्लांट के उससे बना होता है, जैसे लाइकेन से बना होता है वो, ठीक है? और एसिड होने पर रेड दिखाता है और बेस होने पे ब्लू वो दिखाता है, ब्लू दिखाता है, ठीक है? तो इस टाइप की चीज़ें पढ़ लेना। उसके बाद जो नेचुरल इंडिकेटर हैं, जैसे हमारा कैबेज लीव हो गया और उसके बाद चाइना रोज़ हो गया, इस टाइप की जो चीज़ें हैं, वो आपको पढ़ लेनी है। कहाँ से पढ़नी है? और एनसीईआरटी से ही पढ़नी है, ठीक है? उसके बाद ओल्फैक्टरी इंडिकेटर होगा, जो सुगंध से हमें बता देते हैं कि एसिड होगा या बेसिड होगा या एसिड होगा या बेस होगा, वो आपको अच्छे से करना है। तो उसके बाद जो डिफरेंट टाइप के एसिड दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर, जैसे मिथेनोइक एसिड हो गया, टार्टरिक एसिड हो गया, ठीक है? इस टाइप के एसिड हो गए, तो वो आपको अच्छे से करना है। इसमें जैसे एनसीईआरटी के अंदर आप पढ़ोगे तो उसमें ढंग से दे रखा है कि टोमेटो में ये वाला एसिड होता है, टैमरिंड में ये वाला एसिड होता है, ठीक है? ऑक्सैलिक एसिड किसके अंदर होता है, ये वाली चीज़ें, तो इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं आपके में, तो वो आपको अच्छे से करनी है। उसके बाद आपकी एनसीईआरटी में एक पीएच टेबल दे रखी होगी, वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है कि जूस का पीएच कितना होता है, हमारी बॉडी का पीएच कितना होता है, हमारे ब्लड का पीएच कितना होता है, वो सारी चीज़ें। और टूथ डिके के बारे में पढ़ लेना है कि हमारा टूथ डिके कब होता है। जैसे हमारा अगर टूथ का हमारा पीएच 5.5 से कम हो जाता है, तो हमारा जो टूथ है वो डिके करने लग जाता है। तो इस टाइप की चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट पढ़ लेनी है, ठीक है? उसके बाद आपको एनसीईआरटी के अंदर एक ये चीज़ मिलेगी कॉमन सॉल्ट। इस पे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है? इसके अंदर क्या होता है, एक ब्राइन सॉल्यूशन होता है, इसके बारे में पढ़ लेना। इस पे कई बार क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, ठीक है? उसके बाद जो ये सॉल्ट्स हैं, जैसे ब्लीचिंग पाउडर हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, ये आपको अच्छे से करना है। इस पे हमेशा आता है कोई ना कोई क्वेश्चन, ठीक है? और साथ ही साथ इनके जो जैसे वॉशिंग पाउडर हो गया, वॉशिंग पाउडर पे हमेशा ये क्वेश्चन आता है, जैसे इसका जो फॉर्मूला होता है Na2CO3 जो होता है, अगर मैं सही बोल पा रहा हूँ तो, ठीक है? तो उस पे डॉट 10H2O भी होता है, तो इसमें ये पूछता है वो कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं। तो इस चीज़ पे अभी आपको ढंग से ध्यान देना है कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स किसमें है, ठीक है? कितने हैं इसमें। और जिप्सम होता है जो, उसके अंदर भी पूछता है कि जिप्सम जो केमिकल रिएक्शन है, जिप्सम का जो केमिकल फॉर्मूला है, उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, ठीक है? तो वो वाली चीज़ें आपको कर लेनी है। उसके बाद एक डाइहाइड्रोजन का कांसेप्ट आता है, जिसके अंदर हम हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स होते हैं उन्हें पढ़ते हैं। तो वो आपको पढ़ लेना है कि कौन-कौन से होते हैं, जैसे प्रोटियम होता है, ड्यूटियम होता है और ट्रियम होता है, ट्राइट्रियम ऐसे कुछ करके होता है। तो उसमें आपको रेडियो एक्टिव कौन से हैं, नॉन रेडियो एक्टिव कौन से हैं और कौन से न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होते हैं एज़ अ कूलेंट, ठीक है? वो वाली चीज़ें आपको अच्छे से कर लेनी है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर, इन्हें दोबारा से पढ़ लेना है आपको कि हार्ड वाटर किस वजह से होता है और सॉफ्ट वाटर किस वजह से होता है, उसके ट्रीटमेंट क्या-क्या हैं, ठीक है? तो दोस्तों ये तो बात हुई केमिस्ट्री की। अब बात करते हैं बायो की। तो बायोलॉजी के अंदर क्या है, सबसे पहले आपका जो सेल है, वो वाला आपको अच्छे से कर लेना है कि सेल की डिस्कवरी किसने करी थी, ठीक है? सेल वॉल का क्या होता है, किससे बना होता है, ठीक है? सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये सारी चीज़ें सेल के बारे में तो जो बेसिक है वो तो आपको ढंग से पढ़ लेना है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको पता भी होगा ये, ठीक है? उसके बाद जो सेल ऑर्गेनी है, जिसके अंदर कई सारी चीज़ें आती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद आपका माइटोकॉन्ड्रिया आता है, इसमें फिर आपका प्लास्टिड्स आता है, लाइसोसोम्स आता है, गोल्गी आता है। ये तो आपको बिल्कुल करना है, 100% करना है ये। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं सकता बायोलॉजी के अंदर। हमेशा इस पे क्वेश्चन आते हैं, हमेशा, ठीक है? उसके बाद हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस ये कब होते हैं, ये आपको पढ़ लेना है। और सेल को क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है या फिर श्रिंक हो जाता है, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना है। इसमें सेल वॉल का क्या रोल होता है कि फटने से बचाता है सेल को, वो वाली चीज़ें पढ़ लेनी है, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, जो ये वाले कांसेप्ट हैं आपका माइटोसिस, मियोसिस, ये आपको पढ़ लेना है कि माइटोसिस किस लिए होता है, मियोसिस किस लिए होता है। जैसे माइटोसिस होता है ग्रोथ के लिए, मियोसिस होता है रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है? जिसमें डिप्लॉइड सेल फॉर्म होता है, तो वो वाली चीज़ पढ़ लेनी है आपको। उसके बाद सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये जो कांसेप्ट है बेसिकली आपको पता होने चाहिए, अच्छे से पढ़ लेना। इसके बारे में ये पढ़ना है बेसिकली आपको, ये किससे बना होता है, ठीक है? कि सेल्यूलोज से कौन सी चीज़ बनी होती है, ठीक है? लिपिड्स और प्रोटीन से कौन सी चीज़ बनी होती है, इस पे कई बार क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आपका जो टिश्यू वाला चैप्टर है, ठीक है? जो टिश्यू वाला चैप्टर है उसके अंदर आपको क्या करना है, अ, ये हाँ, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, प्लांट टिश्यू के अंदर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, आप एनसीईआरटी में देखोगे इसमें एपिकल मेरिस्टेम और इंटरसेल्युलर मेरिस्टेम ऐसे करके जो ये 3 तरह के मेरिस्टेम दे रखे हैं, ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं कि ग्रोथ के लिए कौन-सा होता है, उसकी जड़ की मोटाई के लिए कौन-सा होता है और नोड के लिए कौन-सा होता है, वो चीज़ आपको करनी है, वो हर बार पूछी जाती है। उसके बाद जो ये जो काइमास हैं, जितने भी काइमास हैं, ये कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, स्केलेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, ठीक है? ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है? जैसे कोलेनकाइमा जो हमारा होता है, ये हमारी बेंडिंग के लिए मदद करता है, ठीक है? पैरेन्काइमा होता है फूड वगैरह स्टोर करने के लिए, स्केलेनकाइमा होता है जो हमारा जैसे हस्क ऑफ कोकोनट होता है उसके ऊपर रहता है, ये डेड सेल से बना होता है ये। उसका जो क्लोरेनकाइमा होता है क्लोरोफिल में मदद करता है, ठीक है? ये चीज़ आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। उसके बाद जाइलम और फोलम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे वाटर और मिनरल करता है, फोलम क्या करता है, फूड करता है। तो इसे आप याद कर सकते हो। जैसे जाइलम हो गया, ज से जाइलम, ज से जल, इस टाइप के न्यूमोनिक से भी आप याद कर सकते हो। फ से फाइलम, फ से फूड, इस टाइप के
आप कोड वर्ड से याद कर सकते हो। साथ ही साथ जो फिर उसके बाद आपका क्या आ जाता है, उसके बाद आ जाता है आपका एपिथेलियम टिश्यू। तो एपिथेलियम में आपको देखा होगा आपने एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है एपिथेलियम टिश्यूज दे रखे हैं आपको, जैसे स्क्वैमस एपिथेलियम हो गया, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम हो गया, ठीक है, कलिमिनर एपिथेलियम हो गया और क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो गया। इसके अंदर आपको क्या करना है, फोकस किस पे करना है, फोकस आपको इसके एग्जांपल पे करना है कि हमारे जो माउथ ऑफ जो लाइनिंग ऑफ माउथ है उसमें कौन सा एपिथेलियम होता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी किडनी और ईसोफेगस है उसके अंदर हमारा कौन सा एपिथेलियम होता है, इस टाइप की चीजों पे आपको ध्यान से फोकस करना है, ठीक है। उसका जो हमारा ब्लड है, ब्लड के आप अच्छे से पढ़ लेना कि ब्लड किस चीज से बना होता है, मतलब इसमें आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद प्लेटलेट्स के क्या फंक्शन होते हैं, जैसे ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, ठीक है, उसे आपको ढंग से पढ़ लेना है। उसके बाद क्या पढ़ना है आपको, जो टेंडन हो गया, लिगामेंट हो गया, कार्टिलेज हो गया, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना कि टेंडन किसे, मतलब बोन टू बोन जॉइंट हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, टेंडन कहेंगे या लिगामेंट कहेंगे, इस टाइप की चीज़ों को। और जो मसल टू बोन जॉइन कर रहा है उसे लिगामेंट कहेंगे या क्या कहेंगे, तो उसे आपको अच्छे से क्या करना है। उसके बाद जो कार्टिलेज होगा इसे कर लेना आप, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, एक उसके बाद उसके बाद दोस्तों आपको एडिपोज टिश्यू के बारे में पता होना चाहिए कि फैट स्टोरेज में काम आता है ये, ठीक है, वो वाली चीज़ पता होनी चाहिए आपको, एडिपोज टिश्यू पढ़ लेना। उसके बाद जो मस्कुलर टिश्यूज हैं जितने भी हमारे, वॉलंटरी हो गया, इनवॉलंटरी हो गया, जिसके अंदर हमारे स्टैटिक मसल, स्टेटेड मसल आते हैं, जिसके अंदर वाइट और ब्राउन के जिसके अंदर बैंड्स होते हैं, वो वाली चीज़ पढ़ लेना। और जो कार्डियक मसल है जो हमारे हार्ट वगैरह में होती है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है, ठीक है। साथ ही साथ जो नर्वस टिश्यू है ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके अंदर जो हमारा वो डायग्राम है एनसीईआरटी के अंदर, जिसमें एक्सियन है, ठीक है, और डेंड्रिक्स है, वो वाली चीज़ आपको अच्छे से कर लेनी है, ठीक है, उसमें कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो जो हमारा डाइजेशन इन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है, इसमें आपको अच्छे से ये वाला टॉपिक पढ़ लेना है एनसीईआरटी से। और इसमें आपको विशेष रूप से किस पे ध्यान देना है, जो ग्लैंड्स और उसके एंजाइम्स हैं वो उस पर अच्छे से ध्यान देना है। जैसे हमारा, हमने कोई फूड खाया तो हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करता है, सलाइवा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा जो लीवर है वो कौन कौन से एंजाइम्स हमारे प्रोड्यूस करता है, जो पेनक्रियाज है वो क्या करता है, बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इस टाइप की पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है, जो लीवर है हमारा बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। इस टाइप की चीज़ें आपको ध्यान करनी है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा स्टोमक है वो कौन कौन से एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, जैसे एचसीएल करता है, म्यूकस करता है ना। तो उस टाइप की चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ लेनी है कि कौन सा एंजाइम, कौन सा ग्लैंड, कौन सा एंजाइम सेक्रेट करता है, ठीक है। इस पर मतलब मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, ठीक है, नॉट करेक्ट में आ जाता है, इस टाइप की चीज़ों में आ जाता है। उसके बाद आपको ह्यूमन हार्ट पढ़ लेना अच्छे से कि जो पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी आर्टरीज है, ये इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, फिर प्योर ब्लड कैरी करती है, इस टाइप की चीज़ें। और जो हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं और जो हमारी वेन्स हैं उसमें किसका मोटापा ज़्यादा होता है, किसकी थिकनेस ज़्यादा होती है और क्यों होती है, उस टाइप की चीज़ें पढ़ लेनी है। उसके बाद जो आपके अलग अलग ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल्स हैं कि फिश के अंदर 2 चेम्बर हार्ट होता है, ठीक है, रेप्टाइल्स के अंदर 3 होता है, लेकिन जैसे क्रोकोडाइल हो गया, एक एक्सेप्शन है जिसके अंदर 4 होता है। इस पे पिछली बार क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। इस टाइप की चीज़ों पे आपको ध्यान से वर्क करना है और रिवाइज करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो प्लांट रिप्रोडक्शन है वो पढ़ लेना कि स्टेमिन क्या होता है, स्टिग्मा क्या होता है, ठीक है, पिस्टल क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। सिंपल सी चीज़ें एक एक पैराग्राफ में बता रखा है एनसीईआरटी में, और वहीं से क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो प्लांट रिप्रोडक्शन आपको क्या करना है, अच्छे से थॉरली पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे प्लांट हार्मोन हो गए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और सिंपल है। एक एक लाइन के इसमें वो है और उसी पे क्वेश्चन आता है कि साइटोकिनिन क्या करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, एबिस्कस एसिड क्या करता है, ठीक है। इस टाइप की चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। उसके बाद जो ह्यूमन हार्मोन्स हैं, जैसे ग्लैंड है वो क्या करता है हमारा, ठीक है। इस टाइप की चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ लेनी है ह्यूमन हार्मोन्स। उसका जो हमारा वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है, इसके अंदर ये जो 3 चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन, और इसके फंक्शन क्या है कि साइट के लिए कौन सा यूज़ होता है, ठीक है। वॉलंटरी एक्शन कौन परफॉर्म करता है, इनवॉलंटरी एक्शन कौन परफॉर्म करता है, वो वाली चीज़ें, ठीक है। दोस्तों बायो के बाद अब आपका ज्योग्राफी आता है। देखो ज्योग्राफी काफ़ी वास्ट है, लेकिन इसमें भी कुछ-कुछ जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो उसके बेसिस पे आपको इन चीज़ों पे तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले तो आपको ड्रेनेज सिस्टम पे ध्यान देना है, जो हमारी इंडस इंडस रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर है और गंगा रिवर है। इन 3 रिवर के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा जो हिमालयन के डिविजन्स है, ये ट्रांस हिमालय हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा ग्रेटर हिमालय हो गया, लोअर हिमालय हो गया, शिवालिक हो गया, इस टाइप की चीज़ों पे अच्छे से ध्यान देना है। उसके बाद जो इस पे पासेज हैं अलग-अलग, ठीक है, कि बानीहाल पास, रोहतांग पास, शिपकिला पास, ठीक है, बारालाचा पास, इस टाइप की चीज़ों पे आपको अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। और उसके बाद आपका एक क्वेश्चन आ जाता है कि कई बार उसके बाद आपका कई बार एक क्वेश्चन आता है कि मतलब हमारी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, ठीक है, लार्जेस्ट हमारी सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है, तो वो आप एनसीईआरटी में से पढ़ लेना है, फिर गूगल करके पढ़ सकते हो। छोटा सा थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इस पे आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा कि कई बार पूछ लेता है आपको, जैसे चिलिका लेक हो गई, कुछ कुछ लेक हो गई, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपको इंडियन मानसून अच्छे से पढ़ लेना है एनसीईआरटी से, ठीक है। और अगर वो समझ ना आए तो उसका आप वीडियो देख सकते हो, जैसे एक चैनल है अमित सेन गुप्ता का, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है इंडियन मानसून एनसीईआरटी के थ्रू ही, ठीक है।
तो वो आप कंसिडर कर सकते हो, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद जैसे अभी एल नीनो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, तो एल नीनो आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। जेट स्ट्रीम क्या होती हैं, मतलब बिल्कुल हाई ऑल्टीट्यूड पे चलती हैं, ठीक है। और कैसे इनका जो सर्दियों में हमारा जो मेडिटेरियन सी से हमारा प्रेसिपिटेशन आता है नॉर्दर्न साइड में, वो उसमें जेट स्ट्रीम का कैसे रोल होता है, वो वाली चीज़ आपको अच्छे से पढ़नी है। ओशन करंट, ये तो हर बार आता है, आपको अच्छे से पढ़ लेना है इसे, कि पेरिव्यूमन करंट क्या होती है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी कैलिफोर्निया करंट क्या होती है, ये सारी चीज़ें अच्छे से, वार्म करंट कौन सी है, कोल्ड करंट कौन सी है, ये आपको याद करना है। मैप के थ्रू आप याद करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका स्प्रिंग टाइड हो गया, नीप टाइड हो गया, किसमें ज़्यादा वेव प्रोड्यूस होते हैं, किसमें कम होती है, और इसमें क्या ओरिएंटेशन होता है सन, मून और अर्थ का, वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। साइक्लोन और एंटी साइक्लोन अच्छे से पढ़ लेना है आपको, ठीक है। टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में आपको डिफरेंसेस पढ़ लेने हैं, क्योंकि अभी आजकल ये न्यूज़ में भी अलग अलग साइक्लोन्स आए हैं हमारे वर्ल्ड में, तो ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टाइम पे। उसके बाद दोस्तों जो हमारा वोल्केनो जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें जो 3 टाइप के वोल्केनो है, शील्ड वोल्केनो, कैल्डेरा वोल्केनो और एक और है, वो आपको पढ़ लेना है एनसीईआरटी के थ्रू ही, ठीक है। और फिर जो उनके अंदर से लावा निकलता है, जो बसाल्ट लावा कौन-सा होता है, ठीक है, प्लूटोनिक रॉक कैसे बनती है, वो वाली चीज़ें, और जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है पूरा का पूरा, वो हमारा किस वाले उससे बना है, वोल्केनिक किस टाइप के वोल्केनिक इरप्शन से बना है, वो भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, एनसीईआरटी के अंदर गिवन है वो। जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है उसके अंदर आपको ये टॉपिक अच्छे से मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। उसका जो अर्थक्वेक है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टर्की में भी देखा आपने अर्थक्वेक आया, ठीक है। और वैसे भी इसके जो क्वेश्चंस होते हैं अर्थक्वेक के आ ही जाते हैं, कि पी वेव्स क्या होती हैं, सेकेंडरी वेव्स क्या होती हैं, लव वेव्स क्या होती हैं, ठीक है। हाइपोसेंटर क्या होता है, एपिसेंटर कहाँ होता है, 90 डिग्री पे होता है नहीं होता है, वो वाली चीज़ें, तो अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसका जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म है वो आपको करना है। अब ये लैंडफॉर्म कैसे करना है आपको, इसका आप लेके आपको बैठना नहीं है कि मतलब मैं थ्योरेटिकली पढ़ूँ। इसका आपको क्या करना है, जो आप लैंडफॉर्म देख रहे हो, जो आप लैंडफॉर्म पढ़ रहे हो एनसीईआरटी में से ही पढ़ना है आपको। क्यों? क्योंकि लैंडफॉर्म क्या है, अलग, मतलब लैंडफॉर्म की कोई लिमिट नहीं है। लैंडफॉर्म तो बहुत सारे हैं, अलग-अलग टाइप के लैंडफॉर्म है, जितना डीप घुसते जाओगे उतने ज़्यादा है। तो आपको रिलेवेंट क्या रखना है, जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं क्लास 11 के अंदर, बस उन्हीं लैंडफॉर्म को पढ़ना है और उन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी के अंदर से पढ़ सकते हो, और अगर आपको थोड़ा मतलब मसल मेमोरी टाइप की बनानी हो, तो उन जो लैंडफॉर्म दे रखे हैं उन्हें आप गूगल पे कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ भी लगेगी वो, कि अच्छा इस टाइप के लैंडफॉर्म होते हैं, और आपको याद करने में भी आसानी होगी, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो इस टाइप की चीज़ों से। उसका जो हमारी सॉइल की क्लासिफिकेशन है, कि एरिड सॉइल हो गया, माउंटेन सॉइल हो गया, लेटरेट सॉइल हो गया, ठीक है, ब्लैक सॉइल हो गया, रेगड सॉइल किसे कहते हैं, ये आपको चीज़ें अच्छे से कर लेनी है। और साथ ही साथ आपको सॉइल की जो अलग जो क्लासिफिकेशन है, जैसे ऑक्सीसॉइल हो गई, इंसेप्टिसॉइल हो गई, ठीक है, मॉलिसॉइल हो गई, इस टाइप की चीज़ें हो गई, ये आपको अच्छे से कर लेनी है, ठीक है। फार्मिंग वाले चैप्टर में दोस्तों आपको जो एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर किसे कहते हैं, इंटेंसिव एग्रीकल्चर किसे कहते हैं, ठीक है, उस वो कर लेना अच्छे से। उसके बाद सबसिस्टेंस फार्मिंग कौन सी होती है वो कर लेना है, ठीक है। किसमें मशीनरी ज़्यादा लगती है, किसमें मशीनरी कम लगती है, ठीक है, वो वाली चीज़ कर लेनी है फार्मिंग के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या करना है, आपको इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, मिक्स क्रॉपिंग क्या होता है, मिक्स फार्मिंग क्या होता है, ये चीज़ आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में बात करें, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रहता है वो आता है मेडिटेरियन क्लाइमेट, ठीक है। इस पे हर बार क्वेश्चन आता है, अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी से आ रहा है, इस पे छूट ही नहीं सकता यूपीएससी से क्वेश्चन, ठीक है। आप तो मेडिटेरियन क्लाइमेट भी आप कर लेना, और इसमें शब्द होती हैं इसमें, कि मैक्विस किसे कहते हैं, ठीक है, चपराल किसे कहते हैं, इस टाइप की चीज़ें। तो वो मेडिटेरियन क्लाइमेट के अंदर कौन-कौन से शब्द होती है वो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है। उस वक़्त कॉपर क्लासिफिकेशन छोटी सी वीडियो होती है, मैंने भी बना रखी है इस पे वीडियो, आप वो देख सकते हो। और इसमें जो एबीसीडी इस टाइप के होते हैं, एएमडब्ल्यू वो उस टाइप के जो कोड दिए होते हैं, उसके हिसाब से हमें वो बताना होता है कि वहाँ का क्लाइमेट कौन-सा है। तो वो आप अच्छे से कर लेना, थोड़ा थोड़ा टाइम का होता है, और बहुत ही कम एफर्ट में आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। उसके बाद जो हमारी लोकल विंड्स होती हैं, जैसे फ्यून हो गई, लू हो गई, चिनूक हो गई, इस टाइप की जो लोकल विंड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको अच्छे से कर लेनी है वो, ठीक है। उसके बाद जो टाइप्स ऑफ रॉक है, इग्नियस रॉक होती है, मेटामॉर्फिक रॉक होती है, सेडिमेंट्री रॉक होती है, ये आपको अच्छे से रिवाइज़ कर लेनी है, ठीक है। उसका जो मेजर स्टेट है ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, जैसे स्टेट ऑफ मलक्का हो गया, ठीक है, मोज़ाम्बिक स्टेट हो गया, टाटा स्टेट हो गया, बास स्टेट हो गया, फॉर्मोसा स्टेट हो गया, ये आपको अच्छे से कर लेनी है। और आपको कैसे करनी है ये, विद द यूज़ ऑफ मैप, ठीक है। अब बिना मैप को करोगे तो आप याद करते रह जाओगे, ठीक है। वर्ल्ड मैप देखना है आपको, और वहाँ से आपको देख-देख के करना है। 3-4 बार देखोगे अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। बस देखने में ही लगता है। उसके बाद जो ये छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे आइसोहेलाइन किसे कहते हैं, आइसोथर्म किसे कहते हैं, वो चीज़ को आपको अच्छे से देख लेनी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर पॉलिटी में बात करें, तो पॉलिटी में सजेस्ट करूँगा कि आप लक्ष्मीकांत से ही पढ़ें, क्योंकि कोई भी एजुकेटर पढ़ाता है वो आपको, तो वो जो क्लासिकल बुक्स हैं, जैसे लक्ष्मीकांत हो गए, एनसीईआरटी हो गए, वो वहीं से पढ़ाता है, ठीक है। तो जैसे फंडामेंटल राइट, आप अगर आपके पास लक्ष्मीकांत नहीं है, तो आप उसकी पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हो अच्छे से, क्योंकि कई टॉपिक्स होते हैं जो बंदा छोड़ ही देता है, सोचता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बार यूपीएससी वहीं से क्वेश्चन डाल देता है, ठीक है। तो जैसे अगर आप इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर रहे हो, तो
मेक श्योर कि आप अच्छे से प्रिपेयर करो कि अगर इन टॉपिक्स में से कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप उन्हें अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट हो गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आपको याद नहीं करना है कि कितनी वो सारी की सारी ड्यूटीज़ याद करो, नहीं। उनमें आपको नेचर समझना है ड्यूटी का, ठीक है। कि मतलब किस-किस चीज़ के बारे में बात कर रखा है। जैसे ब्रदरहुड के बारे में बात कर रखा है, ठीक है? उसके बाद जैसे नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट देने की बात कर रखा है, एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रखा है। ये बेसिकली आपको थीम्स अपने माइंड के अंदर प्रिपेयर करके रखनी है, ठीक है? उसके बाद जो है लक्ष्मीकांत के अंदर ना वो दे रखा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कौन-कौन सी चीज़ें नहीं डाली हैं। थोड़ा साइड में दे रखा है आपको, अगर आप खोलोगे तो वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है? यूपीएससी वहीं से क्वेश्चन डालता है कि क्या ये चीज़ें फंडामेंटल राइट के अंदर आती हैं या नहीं आती है। ठीक है? तो वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे टैक्स देना फंडामेंटल राइट है या नहीं, वोट देना फंडामेंटल राइट है या नहीं, इस टाइप की चीज़ें। ठीक है? तो वो सब फंडामेंटल राइट नहीं होती है। ठीक है? उसके बाद डीपीएस भी आपको पढ़ लेना है। ठीक है? पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद आपको जो प्रिएम्बल है, छोटा-सा टॉपिक है लक्ष्मीकांत के अंदर 3-4 पेजेज़ का है, उसमें से क्वेश्चन आता है। प्रिएम्बल में आपको खास तौर से इस पे ध्यान देना है कि कितनी बार इसमें अमेंडमेंट हुआ है और क्या-क्या वर्ड्स इसके अंदर ऐड किए गए हैं, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? प्रेसिडेंट से हर बार क्वेश्चन आता है, इसके इलेक्शन से रिलेटेड, ठीक है? इसके पावर से रिलेटेड, तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है, ठीक है? अभी ऑर्डिनेंस के बारे में पढ़ लेना, ऑर्डिनेंस में पावर ऑफ प्रेसिडेंट के अंदर, क्योंकि दिल्ली में अभी जो ऑर्डिनेंस डाला गया सेंटर के थ्रू, उस वजह से ये जो करंट अफेयर में है टॉपिक, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट पढ़ लेना, क्योंकि इसके वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा अलग मेथड यूज़ होता है प्रेसिडेंट के अलावा, ठीक है? तो वो पढ़ लेना। उसके बाद पार्लियामेंट चैप्टर काफ़ी ज़्यादा बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसमें भी आप मतलब अगर आपने पहले से पढ़ रखा है फिर तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप अगर आप न्यू हो तो आप मनी बिल जो हो गया, ठीक है? उसके बाद फाइनेंशियल बिल होता है, ठीक है? ऑर्डिनरी बिल हो गया, वो कुछ-कुछ टॉपिक्स हैं लक्ष्मीकांत के अंदर, वो आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है? मनी बिल तो बिल्कुल। उसके बाद जो हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी है, जैसे एस्टीमेट कमेटी हो गई, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी हो गई, ये जो 3 तरह की कमेटी है, अब वो आपको पढ़ लेनी है, हमेशा आती है इसके बारे में क्वेश्चंस, ठीक है? कि इसमें कौन-कौन से मेंबर होते हैं, लोकसभा से कितने होते हैं, राज्यसभा से कितने होते हैं, ठीक है? रूलिंग पार्टी का कौन चेयरमैन होता है, किस कमेटी का, ये वाली चीज़ें हो गई, ठीक है? उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, ये आपको पढ़ लेना है, गवर्नर के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है? उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके अंदर आपको इलेक्शन कमिश्नर पढ़ना है, यूपीएससी के बारे में पढ़ना है, कैग के बारे में पढ़ना है और अटॉर्नी जनरल, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है? उसके बाद जो हमारी जो एंटी डिफेक्शन है, ये आपको पढ़ लेना है। जो हमारा जिसे हम दल बहादुर कानून भी कहते हैं, ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है? उसके बाद जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ये हमारे लक्ष्मीकांत के अंदर टॉपिक दे रखा है, इसके बारे में पढ़ लेना। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, बट थोड़ा-थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि इसके बारे में हर बार क्वेश्चन आया अभी, जैसे सीएपीएफ के अंदर भी पूछा गया है, ठीक है? इसके पहले सीडीएस के अंदर भी एक बार पूछा गया है, तो इसके बारे में आ जाता है कई बार, ठीक है? ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, ठीक है? और जो हमारी इमरजेंसीज़ हैं, अलग-अलग टाइप की, जैसे नेशनल इमरजेंसी हो गई, प्रेसिडेंट रूल क्या होता है, उनकी क्या-क्या कंडीशन होती है, ये आपको अच्छे से रिवाइज़ कर लेनी है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों इन सब चीज़ों के अलावा आपको क्या करना है कि जो शेड्यूल्स हैं हमारे, जो हमारे 11 शेड्यूल्स हैं, उन्हें आप अच्छे से पढ़ लेना कि पहले शेड्यूल में क्या है, ठीक है? दूसरे शेड्यूल में क्या है, तीसरे शेड्यूल में क्या है, तो उसे आप अच्छे से तैयार कर लें। जैसे उसके बारे में एक निमोनिक भी है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम करके, तो उससे आप ढंग से आप एक बार डिटेल में पढ़ लेना कि राज्यसभा की सीट कौन से शेड्यूल में है, ठीक है? हमारी टेरिटरी कौन से शेड्यूल के अंदर आती है, लैंग्वेजेस कौन से शेड्यूल के अंदर आती है, पंचायती राज कौन से शेड्यूल के अंदर आती है, उस टाइप की चीज़ें आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों जो हिस्ट्री है, अब हिस्ट्री में देखो आपको, अगर आपने कर रखी है फिर तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रखी तो मत करो एंड टाइम पे। और अगर करना चाहते हो, कोई ऐसा बंदा है जो जिसे खुश लिया कि मैं हिस्ट्री करूँगा ही करूँगा, तो हिस्ट्री में कुछ नहीं करे वो, जो थीम्स 1 है एनसीईआरटी 12th क्लास की, ठीक है? वो उसे लेनी है, ठीक है? और उसके बाद उसमें से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है और विजयनगर एम्पायर सिविलाइजेशन चैप्टर है, केवल इन दोनों चैप्टर को करना है। क्यों करना है? क्योंकि इन दोनों में से क्वेश्चन हर बार आते हैं, बाकी चैप्टर का कंफर्म नहीं होता कि आते हैं नहीं आते हैं, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडस वैली तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें तो हमेशा आता है, ठीक है? और जो विजयनगर एम्पायर है, इसमें से हमेशा आता है। और कहाँ से करना है? थीम से ही करना है, क्योंकि थीम से ही आ रहा है। जो यूपीएससी का पैटर्न है वो यहीं से आ रहा है, ठीक है? और जो हिस्ट्री लोग कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्फेसिस अपना एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर ही रखें, क्योंकि अब देखा गया है कि जो नया पैटर्न है उसमें मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी ज़्यादा कम पूछे जा रहे हैं, और जो एंशिएंट हिस्ट्री हो गया उस पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो आप यहीं से करना। और एंशिएंट हिस्ट्री भी आप कहाँ से करना? थीम से करना, ठीक है? और जो आप हिस्ट्री करोगे इसमें क्या-क्या फोकस रखना है आपको? फोकस मोर ऑन बुक्स कि किसने कौन सी बुक लिख दी, जैसे एन ए अकबरी किसने लिखी है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बुक्स के बारे में। और जो हमारे फॉरेन ट्रैवलर हो गए, जैसे फ्रैंकिस बर्नॉयल हो गया, इब्न बतूता हो गया, ये सारी चीज़ के ये जितने भी ट्रैवलर्स आते हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। और जो बुद्धिज़्म वाला चैप्टर हो गया उसमें स्तूपा कंस्ट्रक्शन है, उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है? उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि जो अगर जो डिटेल में पढ़ना चाहता है कि जो गोल्ड कॉइन हो गया कुशांस ने लाए थे, उसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है? और उसके बाद जो आपका वो भक्ति वाला चैप्टर है उसके अंदर थीम्स के अंदर दे रखा है वो, उसमें जो शिव जी के भक्त थे उन्हें क्या कहते थे, विष्णु जी के जो उपासक थे उन्हें क्या कहते थे, ठीक है? वो आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है? तो अब जो सेक्शन आता है करंट अफेयर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग इसे इग्नोर करके चले जाते हैं, बस ऐसी 1-2 वीडियो देख के चले जाते हैं, और ये बहुत ही बड़ा एक हार्डल प्ले करता है उनकी
सिलेक्शन के अंदर। क्यों करता है? क्योंकि करंट अफेयर के अंदर आप देखो तो बहुत ही कम इनपुट लगाने पे आपको अच्छा खासा आउटपुट मिल जाता है, ठीक है? आप लक्ष्मीकांत एक पूरी मोटी बुक पढ़ोगे तब जाके आप 7-8 क्वेश्चन कर पाओगे, ज्योग्राफी पढ़ोगे, साइंस पढ़ोगे तब जाके आप कुछ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चन कर पाओगे। लेकिन आप करंट अफेयर की अगर आप डेडिकेटेड कुछ वीडियोज़ देख लेते हो 1 महीना अभी आपके पास 1 महीना है, ठीक है? 1 हफ्ते भी देख लेते हो ना आप, तो अब अच्छे खासे आपको रिटर्न मिल जाएँगे, ठीक है? अब लेकिन जो वीडियो है आपको वो कौन-सी देखनी है? जो मैराथन क्लासेस होंगी ना, कुछ रिलेवेंट चैलेंज की, ठीक है? वो आपको देख लेनी है, ठीक है? और कौन-कौन सी देखनी है? 10-10 घंटे की मैराथन क्लासेस आपको कभी भी नहीं देखनी है। जो 3 से 4 घंटे की होती है, 2 से 3 घंटे या फिर 4 भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, 2 से 3 घंटे वाली जो मैराथन क्लास होती है ना, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं, वो आपको देखने हैं और 2 सोर्सेज़ के आप दे सकते हो एटलीस्ट। एक सोर्सेज़ पे मत रिलाय करना बस, क्योंकि आप 2 घंटे या 3 घंटे की मैराथन क्लास देख रहे हो, तो आपके पास टाइम है, तो आप इस चीज़ को यूज़ करो। कम से कम 2 जो चैनल्स होंगे, कोई भी आप पकड़ लो, जो आपको थोड़े बहुत सिग्निफिकेंट लगते होंगे, उनकी जो मैराथन क्लासेज़ हैं 2-3 घंटे वाली, वो आप रिपीट मोड पे देख सकते हो, ठीक है? उन्हें आप अच्छे से देख लेना और रिपीट मोड पे रोज़ देखो। 1 दिन छोड़ के भी देखो तो ठीक रहेगा। 2 या 3 चैनल पकड़ लो आप, वहाँ से करो। तो उससे और इसमें आप ये मत लोड लो कि मेरे को याद करना है। बस आप देखते रहो, आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो लोड होता रहेगा। जब आप पेपर करने जाओगे तो आपको हो जाएगा वो, ठीक है? तो उन्हें आप देखना 1.5x में आप देख सकते हो या फिर 2x में देख सकते हो, जो भी आपको कंपैटिबल लगे। अब दोस्तों जो इंग्लिश आता है, इंग्लिश ऐसा पोर्शन है जो आपका सिलेक्शन बहुत ही आसानी से करवा सकता है या फिर आपका सिलेक्शन रोक भी सकता है, भले ही आपने कितना भी जीएस में अंदर मचाया हो। तो इंग्लिश के अंदर आपको क्या करना है, जो नीतू सिंह है बुक, वहाँ से आप जो रूल्स है वो याद कर सकते हो, याद क्या करना मतलब उन्हें पढ़ सकते हो। और जो नीतू सिंह बुक है वो जो हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा यूज़फुल है, क्योंकि मैंने थोड़ी बहुत उसे पढ़ी, तो उसमें जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा रखा है और काफ़ी अच्छे से समझा रखा है, ठीक है? तो जिन लोग मैंने एसपी बख्शी भी पढ़ी, लेकिन कुछ-कुछ कॉन्सेप्ट उसके अंदर उतना डिटेल में नहीं समझ पा रहा हूँ मैं, जितना डिटेल में नीतू सिंह में समझ जा रहा हूँ, ठीक है? तो आप नीतू सिंह और एसपी बख्शी दोनों को साइमल्टेनियसली पढ़ सकते हो, उनके पीडीएफ डाउनलोड करके लैपटॉप के अंदर। तो उसमें आप जो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ समझ नहीं आ रहा है, वहाँ कर सकते हो, ठीक है? तो इन दोनों को आप रेफर करो अच्छे से, ठीक है? जो बेसिक्स रूल्स होते हैं हमारे, वो आप पढ़ो, जैसे वन ऑफ द स्टूडेंट्स वाली चीज़ें हैं, ठीक है? नीदर ऑफ, ईदर ऑफ कहाँ यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें जितनी भी हो गई, बेसिक रूल पढ़ लो। उसके बाद क्या करना है आपको, एक बार आपने सारे रूल्स पढ़ लिए तो जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे ना इंग्लिश के, उनके आप मॉक लगाओ 3 या 4 पेपर के, ठीक है? अब मॉक लगाओ तो आपको क्या होगा कि आपके कुछ मार्क्स आएँगे, ठीक है? उसके बाद आप इवैल्यूएट करो कि आपके मार्क्स कहाँ-कहाँ गिर रहे हैं और आप कौन-कौन सा सेक्शन है जहाँ पे आप वीक हो। जैसे ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस में कोई भी बंदा वीक हो सकता है, एस1 एस6 में कोई बंदा वीक हो सकता है, ठीक है? उसके बाद कोई बंदा पैसेज में वीक हो सकता है, तो उन टॉपिक्स को ना आप एक एक नोटबुक पे, व्हाइट पेपर पे आप नोट कर लो, ठीक है? कि भाई मैं कहाँ-कहाँ लैग कर रहा हूँ, तो मेरा वीक एरिया क्या है, एस1 एस6 हो गया, ठीक है? उसके बाद क्या हो गया, एरर डिटेक्शन हो गया या फिर पैसेज हो गया, ठीक है? इन वीक एरिया को आपने नोट कर लिया, उसके बाद क्या करना है आपको, डेडिकेटेड इन एरिया से प्रैक्टिस करनी है। कब तक करनी है? जब तक आप इसके अंदर एक्सेल ना करने लग जाओ कि हाँ भाई अब तो मतलब मैं डिट्टो कर दे रहा हूँ, बढ़िया-बढ़िया कर दे रहा हूँ, इन्हें कोई लोड नहीं आ रहा मेरे पे, ठीक है? तो ऐसे करके आप पिन पॉइंट प्रिपरेशन भी कर सकते हो इंग्लिश के अंदर, कि जो-जो आपकी जो लूप होल्स हैं, उन्हें आप सॉर्ट करो, ठीक है? उन्हें आप सॉर्ट करो और एलिमिनेट करो उसे, ठीक है? उसके बाद क्या कर सकते हो आप, जैसे आपने कोई चैप उसके बाद दोस्तों अगर आपको जो टॉपिक वाइज़ प्रैक्टिस करनी है ना, तो उसके अंदर जो एसपी बख्शी बुक है वो काफ़ी ज़्यादा कारगर आएगी, क्योंकि एसपी बख्शी में क्या दे रखा है कि जैसे मान लिया आपने नाउन चैप्टर पढ़ा, ठीक है? तो नाउन चैप्टर करने के बाद उसमें ना नाउन चैप्टर के बाद जितने भी उसने रूल्स बताए हैं उससे रिलेटेड हमें वो मिल जाएँगे, क्वेश्चंस मिल जाएँगे, ठीक है? तो उन क्वेश्चंस को आप करोगे ना, तो जितने भी उसमें एरर्स होंगे या फिर कॉन्सेप्ट लग रहे होंगे, वो नाउन के लग रहे होंगे, ठीक है? तो उन्हें करने के बाद क्या होगा कि जो आपका नाउन वाला जो चैप्टर होगा वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है? ऐसे ही कर करके आप अलग-अलग जो टॉपिक्स हैं, नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, कंजंक्शन हो गया, इन सब चीज़ों पे करके आप अच्छे से प्रैक्टिस करके उन्हें कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि रट तो आप सकते नहीं हो रूल्स एक लिमिट के बाद, जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको मेमोरी में आ जाता है वो, ठीक है? तो अगर आपको सेक्शन वाइज़ प्रैक्टिस करना है तो एसपी बख्शी काफ़ी अच्छी बुक है, प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी अच्छी बुक है, ठीक है? तो जैसे टॉपिक वाइज़ एक्सरसाइज मैंने लिख रखा है, वो आप एसपी बख्शी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? उसका जो आपका बहुत ही ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होता है, वो आपकी यूट्यूब वीडियोज़ होता है। इंग्लिश में जो आपका जो मेजर कंसर्न है ना दोस्तों, वो आप यूट्यूब वीडियो पे ज़्यादा मत रिलाय करना। मैंने कई बार देखा है लोग वोकैब से रिलेटेड वीडियोज़ बना देते हैं, ठीक है? मतलब उसमें 100-100 वोकैब रटवाए जा रहे हैं, 200-200 वोकैब रटवाए जा रहे हैं। देखो वोकैब प्रिपेयर करने का वो तरीका नहीं होता है, ठीक है? वोकैब आता है आपका न्यूज़पेपर रीडिंग से, एज़ सिंपल एज़ दैट। ये 1 हफ्ते के अंदर या 1 महीने के अंदर इतना सारा रट के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? आप भूल भी जाओगे और उसका कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो बहुत ही ज़्यादा कम है। उससे बेटर है कि अगर आप ये रूल्स और इन सब प्रैक्टिस वगैरह पे ध्यान दे दोगे ना, तो आपके स्कोर बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएँगे, ठीक है? तो वोकैब में आप लोड मत लो, आप एक तरह से छोड़ दो उसे, उसका कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो मतलब बेसिक जो आप क्या कर सकते हो वोकैब में, जैसे आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो या फिर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो
कुछ-कुछ जो वर्ड्स आते हैं उन्हें इग्नोर ना करके, ठीक है, उन्हें आप गूगल करके पढ़ सकते हो। बट वोकैब की अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो 3-3 घंटे की, 4-4 घंटे की, 1-1 घंटे की, ठीक है, 1-1 घंटे की वोकैब की वीडियो देख रहे हो आप, ठीक है, उसके अंदर वो 100-100 50-50 वोकैब करा दे रहा है और फिर स्टूडेंट्स पे डाल दे रहा है बंदा, जो भी एजुकेटर है कि आपकी गलती है, मैंने तो कराया था। ये वाली चीज़ें मत करो, इन सब चीज़ों में मत फँसो, ये सब व्यूज़ कमाने के तरीके हैं, तो इनसे आप बचो। और जो वोकैब वगैरह है, वोकैब हो गया, इन सब चीज़ों पे हट जाओ आप, ठीक है? जो इडियम्स आप करना चाहते हो, तो इडियम्स आपको एसपी बख्शी के अंदर मिल जाएँगे, बुक्स के अंदर, उन्हें आप पढ़ सकते हो, ठीक है? तो ये वाली चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद दोस्तों जो कई बार मैंने ये जो सेक्शन देखा है S1 S6 ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना है आपको पहले से ही प्रैक्टिस करके रखनी है घर के अंदर, कि जो S1 S6 के एक्सरसाइज़ेज़ हैं इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो सेक्शन वाइज़। इससे क्या होगा कि आप जब एक बार प्रैक्टिस में आ जाओगे ना तो आपकी एक मसल मेमोरी डेवलप हो जाएगी। आपको पता चल जाएगी कि आपके दिमाग को पता चल जाएगा कि हाँ यार इसमें ना ये कॉन्सेप्ट लेगा, ये कॉन्सेप्ट लेगा, ये सेंटेंस इसके पास आ जाएगा और ये पैटर्न होगा, ठीक है? तो ये प्रैक्टिस से ही आएगा, ये आपको रूल पढ़ के नहीं आएगा, ठीक है? और जो लास्ट में मैंने लिखा है डोंट वॉच वोकैब वीडियो प्लीज़, ठीक है? तो ये इस पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। जो एजुकेटर्स हैं आपको वो कहेंगे कि नहीं-नहीं वोकैब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वोकैब नहीं करोगे तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, कुछ नहीं है आपको, ठीक है? जो आपके जो बेसिक और जो चीज़ें हैं उन पे ध्यान दो। वोकैब कितने नंबर की आएगी, 10 नंबर की आएगी, ऐसे ही छोड़ दो आप उसे, कोई दिक्कत नहीं है। जितना आ रहा है उतना कर लो और ऐसा हो नहीं सकता कि वोकैब में जो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर 15 क्वेश्चन आते हो, आपको 15 से 15 में से 1 भी ना आए, ठीक है? 5 से 6 तो हर कोई कर लेता है, ठीक है? तो उतना ही बहुत होता है। उसके बाद दोस्तों जो मैथ्स है, मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, तो यू शुड प्रैक्टिस मोर एंड मोर। जो पीवाईक्यूज़ है उन्हें देखो, ठीक है? जो पैटर्न आ रहा है, जैसे किसी कौन से टॉपिक पे कौन से पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे बॉल को पिघला करके उनके वॉल्यूम पे जो क्वेश्चन आ जाते हैं वो वाली चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है? टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है? जो हमारा एडवांस मैथ है उस पे आप कर सकते हो फोकस। तो मैथ्स में तो बहुत ज़्यादा मेरे को लगता नहीं डाउट होगा, अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करो आप मैथ्स में, ठीक है? ये सारी चीज़ें थी हमारी सब्जेक्ट वाइज़ एनालिसिस, जो आपको इस टाइम पे जो लास्ट का महीना है इस पे अच्छे से फ़ोकस करना है और इन सब चीज़ों को जो हमने डिस्कस करी, इन्हें तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है? अब हमारी जो लास्ट मंथ में साइकिल है वो क्या होगी, अब आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ठीक है? जो-जो आपने पढ़ रखा है वो सब पढ़ रखा है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको देना है मॉक, ठीक है? आप मॉक दोगे उसके बाद क्या होगा, आपका जो मॉक दोगे तो आपको कुछ गलतियाँ होंगी, ठीक है? मिस्टेक्स होंगी, उन्हें आपको क्या करना है, एक पेपर पे नोट कर लेना है कि भाई मैं जैसे मान लो मैंने एक फुल मॉक दिया सीडीएस का, जीएस सेक्शन का। अब मेरे को पता चला कि भाई मैं ड्रेनेज क्वेश्चन पे ड्रेनेज ड्रेनेज सिस्टम पे अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें अटक जा रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद ओशन करंट पे कोई क्वेश्चन आ रहा है उस पे अटक जा रहा हूँ। साइंस में मैं टिश्यू वाले चैप्टर पे अटक जा रहा हूँ, तो उन टॉपिक्स को आप नोट कर लो एक पेपर पे, ठीक है? नोट कर लिया, अब यहाँ से आपको मिस्टेक्स पता चल गई आपकी। अब आपने नोट कर लिया, अब क्या करो, उन्हें पढ़ो, रीड। उन टॉपिक्स को पढ़ो, कहाँ से पढ़ो? एनसीईआरटी से पढ़ो और कहीं से मत पढ़ो, ठीक है? एनसीईआरटी से आपने पढ़ लिया उन टॉपिक्स को, ठीक है? उसके बाद क्या करो, दूसरा मॉक दो, नेक्स्ट मॉक, ठीक है? नेक्स्ट मॉक दिया, उसके बाद आपका स्कोर थोड़ा बहुत इम्प्रूव होगा, ठीक है? और उसके बाद इस वाले जो मॉक होगा इसमें भी कुछ गलतियाँ होंगी, उन्हें दोबारा नोट करो, ठीक है? दोबारा उसके बारे में पढ़ो, ठीक है? रीड दोबारा और फिर दोबारा मॉक दो। तो ये आपकी साइकिल है, ये आपकी नेक्स्ट 30 डेज़ तक चलनी चाहिए। अगर आपने ये साइकिल फॉलो करी, बिलीव मी माय फ्रेंड्स, आप पक्की बात है कि आप बहुत ही ज़्यादा एक्सेल करोगे और आपके जो मार्क्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएँगे। खास तौर से जो रिपीटर्स हैं, जो कई बार ये दूसरी बार या तीसरी बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ही ज़्यादा इम्पेरेटिव है, आपको देना ही करना है ये वाला प्रोसेस, इसके बिना नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि एक लिमिट के बाद आप नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है? तो आपको ये देना ही है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, ठीक है? इफ यू हैव स्टडीड एनफ एंड कवर्ड द सिलेबस देन प्लीज़ फोकस ऑन मॉक्स एंड टेस्ट, ठीक है? क्योंकि आपको एक नॉलेज होना वो अलग चीज़ होती है, ठीक है? और जो कन्फ्यूजिंग एमसीक्यूज़ आते हैं यूपीएससी के द्वारा, उन्हें सॉल्व करने की एक जो एनालिटिकल एबिलिटी है, उन्हें डेवलप करना एक अलग चीज़ होती है, ठीक है? तो आपको जो मॉक्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है? उसके बाद दोस्तों जो ये ग्राफ है, अब इस ग्राफ को समझो आप, कि मॉक से रिलेटेड ही ग्राफ है आपका। चाहे कितना ही इंटेलिजेंट हमारा स्टूडेंट क्यों ना हो, जब वो मॉक देने जाएगा ना तो उसके स्टार्टिंग में स्कोर बहुत ज़्यादा कम होंगे, ठीक है? आप जितने मॉक्स दोगे बहुत ज़्यादा कम होंगे तो स्कोर पे आपको डिसाइडेंट नहीं होना, ठीक है? स्कोर हमारा लेना देना ही नहीं है, हमें क्या करना है, मॉक्स में हमारा वीक एरिया आइडेंटिफाई करना है और उस पे काम करना है, उसे मिटिगेट करना है, ठीक है? तो आप स्टार्टिंग में जब मॉक्स दोगे, तो जैसे-जैसे मॉक्स दोगे, आपके मार्क्स मतलब थोड़े-थोड़े कम रहेंगे, उसके बाद क्या होगा, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ने स्टार्ट हो जाएँगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर रहे होगे आपको, ठीक है? तो इस स्कोर को देख के ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना और इस स्कोर को देख के अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना। आपका में से मॉक का बेसिक सोल पर्पस केवल यही है, क्या? कि आपको जो आपका वीक एरिया है वो पता चले और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो आपके अंदर आए एमसीक्यूज़ को लेकर, ठीक है? तो ये चीज़ आपको करनी है अगले 1 महीने तक। तो दिस वाज़ ऑल फ्रॉम माय साइड दोस्तों, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।